हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रस निष्पत्ति। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक यूजीसी नेट के सिलेबस में है। तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, रस निष्पत्ति। ठीक है, निष्पत्ति का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति या निर्माण। ठीक है, रस की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, आचार्य भरत मुनि को रस शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो आचार्य भरत मुनि को रस शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। इनके द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में रस सूत्र इस प्रकार है। ठीक है, तो इन्होंने जो रस सूत्र दिया था, देखिए, विभावानुभावी व्यभिचारी संयोगाद्राश निष्पत्ति। ठीक है, अर्थात विभव, अनुभव व व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, देखिए, रस की का सर्वप्रथम व्याख्या भरत मुनि ने दिया था। ठीक है, भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में दिया था। ठीक है, आगे देखिए, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उनके 6ठे अध्याय में देखने को मिलता है। ठीक है, भरत मुनि के सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या जिन 4 आचार्यों ने की है, उन्हें रस सूत्र का व्याख्यात आचार्य कहा जाता है। ठीक है, तो भरत मुनि के जो रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या 4 आचार्यों ने दी है। ठीक है, तो उन 4 आचार्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या करने वाले ये 4 आचार्य हैं। ठीक है, कौन कौन है? देखिए, भट्ट लोलट। ठीक है, दूसरे नंबर में है आचार्य शंकु, तीसरे नंबर में है भट्ट नायक, फिर चौथे नंबर में है आचार्य अभिनव गुप्त। ठीक है, तो ये एग्जाम में कर्म से पूछा जाता है। तो सबसे पहले भट्ट लोलट है, नेक्स्ट दूसरे नंबर में आचार्य शंकु है। ठीक है, और तीसरे नंबर में भट्ट नायक है, और चौथे नंबर में आचार्य अभिनव गुप्त है। अब देखिए, भट्ट लोलट, शंकु और भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। ठीक है, तो ये तीनों का ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मतलब इन तीनों आचार्यों के ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, देखिए, इनके मतों व सिद्धांत का स्रोत हमें कहाँ मिलता है? मम्मट के काव्य प्रकाश एवं अभिनव गुप्त के अभिनव भारती ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए, इधर सिद्धांत है और इधर प्रसोता आचार्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले भरत मुनि ने रस सिद्धांत दिया, फिर भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया, आचार्य शंकु ने अनुमतिवाद सिद्धांत दिया। नेक्स्ट देखिए, भट्ट नायक ने भुक्तिवाद सिद्धांत दिया। ठीक है, नेक्स्ट अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछा गया कि भट्ट नायक ने कौन सा वाद दिया, तो भुक्तिवाद। ठीक है, अब यहाँ देखिए, रस सूत्र के व्याख्याकार आचार्य। ठीक है, तो 4 आचार्य प्रमुख थे। ठीक है, चलिए हम लोग सब एक एक आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले भट्ट लोलट। ठीक है, ये प्रथम आचार्य थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उत्पत्तिवाद। ठीक है, ये काफी मतलब फेमस है, उत्पत्तिवाद। इसे आरोपवाद भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे उपचयवाद भी कहा जाता है। और इन्होंने जो दर्शन दिया वो मीमांसा दर्शन। ठीक है, और निष्पत्ति क्या है? उत्पत्ति। ठीक है, और संयोग में क्या आ जाएगा? देखिए, अस्थाई भाव के साथ उत्पाद और उत्पादक। ठीक है, उत्पाद और उत्पादक भाव संबंध भट्ट लोलक ने दिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फिर संचारी भाव के साथ इन्होंने पोष और पोषक भाव बताए। ठीक है, और अनुभव के साथ गाम्य और गामक भाव का संबंध बतलाया। ठीक है, देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा भट्ट लोलट के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद। ठीक है, देखिए, ये
मीमांसा दर्शन के थे, ठीक है। तो ये मीमांसक है। इन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र से निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति माना, ठीक है। तो निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति माना, ठीक है, जिसके अनुसार इनके मत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है, ठीक है। तो इनके मत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है। इन्होंने भरत मुनि के संयोग का अर्थ संबंध से लिया, ठीक है, जो 3 प्रकार से है, ठीक है। तो इन्होंने देखिए 3 प्रकार बताए, कौन कौन है। पहला है उत्पाद और उत्पादक संबंध। इसमें क्या होता है, देखिए, जिसमें विभाव मतलब जो राम सीता को देखकर, ठीक है, विभावों द्वारा दर्शक में रस उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब राम सीता को देखकर, जो राम सीता का अभिनय कर रहे हैं, उनको देखकर दर्शक क्या होते हैं, रस, उनको रस भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोष और पोषक संबंध। इसमें क्या होता है, इसमें व्यभिचारी भाव रस को पुष्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गम गामक संबंध। इसमें अनुभवों द्वारा पात्र दर्शक के समक्ष रस को अभिव्यक्त करता है। अब हम लोग देखते हैं उत्पत्तिवाद की प्रमुख धाराएं, ठीक है। देखिए, ये भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार थे, ठीक है। भट्ट लोलट प्रथम व्याख्याकार थे, ठीक है। हम लोग अभी भट्ट लोलट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। देखिए, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना, ठीक है, जिसके अनुसार इनके मत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भरत मुनि के रस सूत्र में विभाव, अनुभव व संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है, हम लोग को पता है। इसमें अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो जो भरत मुनि हैं, इन्होंने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है, जबकि रस निष्पत्ति का मूल आधार अस्थाई भाव है। इस त्रुटि का उल्लेख, ठीक है, मतलब इस गलती, ठीक है, इस त्रुटि का उल्लेख भट्ट लोलट ने किया है, ठीक है। तो भट्ट लोलट जी कहते हैं कि विभावादि तत्वों का संयोग अस्थाई भाव से होता है, ठीक है। आगे देखिए, भट्ट लोलट के अनुसार रस की निष्पत्ति ऐतिहासिक पात्रों में होती है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि जो रस की निष्पत्ति ऐतिहासिक पात्रों में होती है। अभिनेता अभिनेत्री केवल उनकी अनुकृति मात्र प्रस्तुत होती है, ठीक है। तो ये रस की निष्पत्ति ऐतिहासिक पात्रों में मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आचार्य शंकु, ठीक है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो अनुमतिवाद है, ठीक है, और ये वस्तुपरक सिद्धांत को अपनाते हैं, ठीक है। और इनका जो दर्शन है वो न्याय दर्शन है, ठीक है, और निष्पत्ति अनुमति है, ठीक है। तो आचार्य शंकु का निष्पत्ति क्या है, अनुमति, ठीक है। और इन्होंने संयोग किसे माना है, अनुमात्य और अनुमापक भाव संबंध माना है। यहाँ पे देखिए आचार्य शंकु, ठीक है। तो आचार्य शंकु ने भट्ट लोलट का विरोध किया है, ठीक है। और विरोध करते हुए कहते हैं कि रस जो होता है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है, उसकी अनुमति होती है, ठीक है। तो शंकु क्या कहते हैं कि रस की उत्पत्ति नहीं होती है बल्कि अनुमति होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे शंकु का अनुमतिवाद, ठीक है। देखिए, शंकु न्याय दर्शनी थे, ठीक है, तो न्यायिक है, जिसका रस सूत्र संबंधी मत अनुमतिवाद कहलाता है, ठीक है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, शंकु क्या है, अनुमतिवाद है, ठीक है। तो अनुमति को अनुमान सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। इनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ, ठीक है, इनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ अनुमति है, ठीक है। अनुमति मतलब अनुमान लगाना, ठीक है। आगे देखिए, संयोग का अर्थ हो गया अनुमान्य या फिर अनुमापक, ठीक है। फिर इन्होंने देखिए चित्र तुरंग न्याय किसने माना है, तो आचार्य शंकु ने माना है, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि चित्र तुरंग न्याय किसने दिया है, आचार्य शंकु ने, ठीक है। से जैसे हम चित्र में चित्रित तुरंग घोड़े की वास्तविक रूप से भागता हुआ घोड़ा ही समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम लोग घोड़े का मतलब फोटो देखते हैं, ठीक है, दौड़ते हुए घोड़े का, तो हम अगर अपनी कल्पना से उसे मतलब सच में दौड़ता हुआ घोड़ा मान लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कार्य, ठीक है, जो मतलब राम और सीता का मतलब राम का रोल कर रहा है, ठीक है, कि अभिनय करने वाले अनुकर्ता को ही अनुकार्य समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो अभिनय कर रहा है, राम का रोल कर रहा है, उसे ही हम लोग मतलब
जो दर्शक होते हैं वो मतलब भगवान राम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज को बताया जा रहा है कि चित्र तुरंग न्याय द्वारा ज्ञान या धुआं अग्नि के उदाहरण द्वारा अनुमान की बातें शंकु ने की है। ठीक है, जैसे कहीं पे आग जला हुआ है तो हम मतलब धुआं निकल रहा है तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कहीं ना कहीं आग लग गया होगा। ठीक है, तो ये बात किसने कही है? आचार्य शंकु ने कही है। ठीक है, देखिए नाट्य के कुशल अभिनय, जो अभिनेता होता है वो क्या करता है ना, मतलब बहुत कुशलता पूर्वक अभिनय करता है। ठीक है, तो नट के कुशल अभिनय को देखकर प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब दर्शक, भर्मवश नट में नायक का अनुमान करने लगता है। ठीक है, तो उसे भर्म हो जाता है और वो क्या करता है कि मतलब नायक का अनुमान करने लगता है। वो सोचता है कि ये जो राम का जो रोल कर रहा है वो मतलब भगवान राम ही है। ठीक है, तो उसको वैसा भर्म हो जाता है। अब हम लोग तीसरे नंबर के आचार्य आचार्य भट्ट नायक के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए आचार्य भट्ट नायक, इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो भुक्तिवाद दिया। ठीक है, और इन्होंने आत्मपरक माना। ठीक है, वो दो आचार्य वस्तुपरक मान रहे थे लेकिन इन्होंने आत्मपरक माना। ठीक है, और इनका जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। ठीक है, और इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति से माना। ठीक है, और जो संयोग है इन्होंने भोज और भोजक भाव संबंध माना। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा भट्ट नायक के बारे में पढ़ लेते हैं। भट्ट नायक का भोगवाद या भुक्तिवाद। ठीक है, मतलब भोगना मतलब किसी भी चीज को भोगना। ठीक है, देखिए यहाँ पे भट्ट नायक के विचार भी अभिनव गुप्त के अभिनव भारती तथा मम्मट के काव्य प्रकाश में मिलता है। ठीक है, तो इनका जो ग्रंथ है वो अभिनव गुप्त की जो ग्रंथ है अभिनव भारती तथा मम्मट के काव्य ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए भट्ट नायक ने पूर्ववर्ती रस व्याख्याकारों के मतों का खंडन करते हुए, ठीक है, इन्होंने भी मतलब विरोध किया है। ठीक है, तो रस व्याख्याकारों के मतों का खंडन करते हुए भरत मुनि के रस निष्पत्ति का अर्थ, ठीक है, देखिए इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति या भोगवाद, ठीक है, माना है तथा संयोग का अर्थ भोज या भोजक स्वीकार किया है। ठीक है, देखिए ये तीसरे नंबर के व्याख्याकार आचार्य है। ठीक है, और जो सांख्य दर्शन मतानुयायी है। ठीक है, और इनका जो सिद्धांत है वो भोगवाद है। ठीक है, देखिए इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति से माना है और संयोग का अर्थ भोज या भोजक संबंध माना है। ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए भट्ट नायक के अनुसार रस निष्पत्ति या काव्य स्वादन के 3 प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, कौन कौन है देखिए, पहला है अभिधा प्रक्रिया। ठीक है, दूसरा भावकत्व प्रक्रिया और तीसरा है भोजकत्व प्रक्रिया या व्यापार। अब हम लोग देखते हैं अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, ये चौथे नंबर के आचार्य हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आचार्य अभिनव गुप्त, इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो अभिव्यक्तिवाद दिया। ठीक है, और ये भी आत्मपरक मानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या सिद्धांत दिया, आत्मपरक दिया। ठीक है, और इन्होंने अभिव्यक्तिवाद माना। ठीक है, और इनका जो दर्शन है वो शैव दर्शन या फिर वेदांत दर्शन है। ठीक है, और इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना। ठीक है, और संयोग का अर्थ व्यंग या व्यंजक भाव संबंध से माना। ठीक है, देखिए रस सूत्र के ये चतुर्थ व्याख्याकार आचार्य है। ठीक है, और इनका जो मत है शैव दर्शन और वेदांत दर्शन अनुयायी है ये। ठीक है, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति तथा संयोग का अर्थ व्यंग व्यंजक संबंध माना है। ठीक है, देखिए ये रस को अभिव्यक्त मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए अभिनव गुप्त के अनुसार रस की स्थिति सामाजिक या सहृदय के चित्त में होती है। ठीक है, तो अभिनव गुप्त मानते हैं कि रस की जो स्थिति होती है, ठीक है, जो आनंद होता है वो पाठक के हृदय में होता है। ठीक है, सहृदय मतलब दर्शक ही हो गया, तो उसके हृदय में होता है। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद की आलोचना की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनके अनुसार मतलब अभिनव गुप्त के अनुसार अस्थाई भाव व्यंग है और विभावादि व्यंजक है, इनके संयोग से रस की अभिव्यक्ति होती है।
ठीक है। वह ना तो उत्पन्न होती है, ठीक है, अभिनवगुप्त बोलते हैं ये ना तो उत्पन्न होती है ना ही अनुमेय है, वह तो अभिव्यक्त होता है, ठीक है। तो ये क्या मानते हैं कि रस क्या होता है, अभिव्यक्त होता है, ठीक है। देखिए परवर्ती काव्य शास्त्र में इनका सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित रहा है, ठीक है। तो इनके सिद्धांत को सभी आचार्यों ने मान्यता प्रदान की है, ठीक है। देखिए इन चारों सिद्धांतों में अभिनव गुप्त का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है। आगे देखिए पंडित जगन्नाथ ने भी अभिनव गुप्त के मत को स्वीकृति प्रदान की है, ठीक है। इन्होंने जो मत दिया उसको पंडित जगन्नाथ जी ने भी स्वीकृति प्रदान की, ठीक है। और बहुत सारे आचार्यों ने इनके मत को, इनके सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की। वह इसकी संशोधन व्याख्या दी, ठीक है। तो जगन्नाथ जी ने इनको संशोधित व्याख्या भी दी है, ठीक है। अब देखिए आचार्य, अनुकार्य, अनुकर्ता, नट और सामाजिक सहृदय, ठीक है। देखिए अनुकार्य क्या होता है, जो मतलब पौराणिक जो रोल है, ठीक है, जैसे राम सीता का रोल है वो अनुकार्य हो गया, ठीक है। अनुकर्ता नट मतलब जो वो उस रोल को प्ले कर रहा है, ठीक है, मतलब राम का जो रोल कर रहा है, ठीक है। और सामाजिक सहृदय मतलब दर्शक, ठीक है। देखिए कौन कौन आचार्य क्या मानते हैं, जैसे भट्ट लोलट ये क्या कहते हैं कि अनुकार्य, अनुकार्य ही क्या है, मूल स्थिति है, ठीक है, मतलब रस की मूल स्थिति है, ठीक है, मतलब यही क्या है, रस की मूल स्थिति है, ठीक है। और अनुकर्ता नट ये क्या है, गौण स्थिति है, ठीक है। और जो मतलब दर्शक है उसे रस मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इन्होंने जो व्याख्या दिया वो काफी मतलब काफी कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आए आचार शंकु, इन्होंने कहा कि मूल स्थिति, ठीक है, अनुकार्य को होता है, मूल स्थिति किसे मिलता है, अनुकार्य को, ठीक है, रस की स्थिति मूल स्थिति, ठीक है। और अनुकर्ता को मतलब कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। और जो सामाजिक सहृदय है उन्हें मतलब गौण स्थिति में रस की प्राप्ति होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए भट्टनायक, ठीक है। तो भट्टनायक जी ने मूल स्थिति माना अनुकार्य को, ठीक है। फिर अनुकर्ता नट को भी मूल स्थिति माना और सामाजिक सहृदय को भी मूल स्थिति माना। फिर मतलब इन्होंने मतलब तीनों को मूल स्थिति माना कि सभी को रस की प्राप्ति होगी, ठीक है, सबको आनंद मिलेगा। नेक्स्ट देखिए अभिनव गुप्त, इन्होंने भी मूल स्थिति माना, ठीक है, रस की मूल स्थिति माना, फिर इसको भी मूल स्थिति माना और इसको भी मूल स्थिति माना, ठीक है। तो तीनों को ही मूल स्थिति माना, ठीक है। तो आज ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में बनाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।